आज हम अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन की शुरुआत अर्ली हड़प्पन पीरियड से करेंगे। लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से शुरू हुई नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज जीवन शैली धीरे धीरे सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लगभग 4000 ईसा पूर्व कुछ समुदायों ने तांबा निकालना और उसका उपयोग करना सीख लिया। इससे खेती और दूसरे काम अधिक प्रभावी हुए और लोगों की समृद्धि बढ़ने लगी। इसी समय मिट्टी के बर्तनों, तांबे के सामान, शंख की वस्तुओं और अर्ध कीमती पत्थरों के मनकों का बड़े पैमाने से निर्माण होने लगा। इस पूरे चरण को अर्ली हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में बर्तनों और शिल्प की अपनी अपनी विशेष शैलियां थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें समानताएं विकसित होने लगी। इस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। बस्तियों के चारों ओर दीवारें बनाना, मोहरों का प्रयोग और संकेतों या लेखन की शुरुआती परंपरा दिखाई देने लगी। इस प्रकार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल सरप्लस, क्राफ्ट एंड ट्रेड ने अलग अलग समुदायों को एक दूसरे से जोड़ा। यही विकास आगे चलकर लगभग 2600 ईसा पूर्व डेवलप्ड हड़प्पा सभ्यता के नगरों के उदय होने का आधार बना। जैसे कि आपको याद होगा, क्लास 6 में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई विशेषताएं पढ़ी थी, जैसे वेल प्लान्ड सिटी, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइज वेट, पत्थर के मनके या बीड्स, मोहरें या लिपि के बारे में। अब हम देखेंगे कि उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में कौन सी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन विकसित हो रही थी। ध्यान रखिए, इस समय दुनिया में 4 प्रमुख नदी घाटी सिविलाइजेशन विकसित हुई। पहली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्रों में विकसित हुई। दूसरी, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच विकसित हुई। तीसरी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो नील नदी के किनारे विकसित हुई। वहीं चाइनीज सिविलाइजेशन, जो मुख्य रूप से हुआंग है या येलो रिवर के क्षेत्र में विकसित हुई। एक महत्वपूर्ण बात, क्या आपको इनमें कुछ सामान्यताएं दिखाई दे रही हैं? हाँ, चारों सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित हुई। नदियों से लोगों को पानी, उपजाऊ मिट्टी और खेती के लिए कई सुविधाएं मिलती थी। इसीलिए नदी घाटियां प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास के लिए बहुत अनुकूल थी। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लियर कर लेते हैं, और वो है रिलेशन बिटवीन इंडस वैली एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे के अपेक्षाकृत पास में थी, इसीलिए इनके बीच व्यापार और संपर्क, बिजनेस और कम्युनिकेशन के प्रमाण मिलते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं, कच्चा माल और शिल्प आदि की ट्रेडिंग करते थे। इस प्रकार दूर दूर की सभ्यताएं भी एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। इसके विपरीत मिस्र और चीन की सभ्यताएं हड़प्पा क्षेत्र से काफी दूर थीं। इसीलिए इनके साथ हड़प्पा सभ्यता के सीधे संपर्क के ठोस प्रमाण अभी तक बहुत ही कम मिले हैं। अब हम सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया की बात करेंगे। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थी टीग्रिस और यूफ्रेटिस। ये क्षेत्र मुख्यतः आज के इराक और कुवैत तथा आसपास के कुछ क्षेत्रों में आता है। लगभग 4500 ईसा पूर्व तांबे के औजारों के उपयोग से यहाँ खेती होती थी। शिल्प और व्यापार में भी यहाँ काफी प्रगति हुई थी उस समय। साथ ही यहाँ की भूमि खेती के लिए बहुत उपजाऊ थी। इसी कारण यहाँ बहुत पहले से खेती की शुरुआत हो चुकी थी। समय के साथ साथ यहाँ बड़े बड़े नगर विकसित हुए और वे सिटी स्टेट्स यानी नगर राज्यों में बदल गए। लगभग 3500 ईसा पूर्व से यहाँ 4 प्रमुख सभ्यताएं उभरी। वो थी सुमेरियन, अक्कादी, असीरियन और बेबीलोनियन। सुमेरियन सबसे पहले विकसित होने वाली नगर आधारित सभ्यताओं में से एक थी। उन्होंने सिंचाई के लिए बांध और नहरें बनाई तथा कच्ची और पक्की ईंटों का निर्माण में उपयोग किया। उनके नगरों का प्रमुख धार्मिक भवन जिगरात कहलाता था। ये सीढ़ीनुमा ऊंचा मंदिर था और उसके आसपास धार्मिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां होती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समाज में धर्म, शासन और आर्थिक जीवन आपस में जुड़े हुए थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए
कि सुमेरियन ने लगभग 3300 ईसा पूर्व लेखन की एक प्रणाली विकसित की जिसे कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। वे गीली मिट्टी की पट्टियों पर नुकीले औजारों से कील के आकार के निशान बनाते थे। इन पट्टियों में कृषि, व्यापार, कानून, शिक्षा, धार्मिक रचनाएं और अन्य आर्थिक गतिविधियों के रिकॉर्ड मिलते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ने इतिहास को समझने में हमारी बहुत मदद की। सुमेरियंस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी थी। उन्होंने पहिए वाली गाड़ी और पाल वाली नाव का उपयोग किया सबसे पहले। उनका संख्या पद्धति 60 पर आधारित था। आज के 60 मिनट का 1 घंटा, 60 सेकंड का 1 मिनट और 360 डिग्री सर्कल इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से क्या संबंध थे। ये हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मेसोपोटामिया और इंडस वैली सभ्यता के बीच व्यापारिक संपर्क बहुत अच्छे थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा का उल्लेख मिलता है, जिससे सामान्यतः सिंधु सरस्वती सभ्यता को जोड़ा जाता है। व्यापार में अर्धकीमती पत्थरों के मनके, हाथी दांत, लकड़ी, गोल्ड डस्ट और संभवतः तांबा शामिल थे। समय के साथ सुमेरियंस के बाद अक्कादियंस, फिर असीरियंस और उसके बाद बेबीलोनियंस का प्रभाव बढ़ा। बेबीलोन के शासक हम्मुराबी ने समाज के लिए नियमों और कानून का एक प्रसिद्ध संग्रह तैयार किया, जिसे कोड ऑफ हम्मुराबी भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता, जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी और इसका इतिहास हमें पुराने लिखित रिकॉर्ड में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। हर वर्ष नील नदी में बाढ़ आती थी और उसके साथ उपजाऊ काली मिट्टी आती थी। मिस्रवासी इस मिट्टी को कैमेट यानी काला कहते थे। ये मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी थी। अब सोचिए, नील नदी का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता होगा। मिस्र वासियों ने नहरें, जल संग्रह के स्थान और बांध बनाने शुरू किए। इसके लिए बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ता था। इसी सामूहिक प्रयास से धीरे धीरे स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की व्यवस्था विकसित हुई। अब बात करते हैं मिस्र के कैलेंडर की। नील नदी की बाढ़ के समय का हिसाब रखने के लिए मिस्र वासियों ने कैलेंडर बनाया। उनके वर्ष में 365 दिन थे और इसे 3 सीजन में बांटा गया था: बाढ़, खेती और फसल की कटाई से जुड़ी ऋतुएं। इससे हमें पता चलता है कि उनके जीवन में प्रकृति और कृषि का कितना महत्व था। अब आगे चलते हैं। समय के साथ मिस्र में शक्तिशाली शासक उभरे, जिन्हें फेराउन्स या फेराउस कहा जाता था। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का एक आध्यात्मिक रूप, जिसे का कहा जाता है, जीवित रहता है। इसीलिए वे मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ममिफिकेशन किया करते थे। इसी विश्वास के कारण बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए। प्रारंभ में कब्र के ऊपर मस्तबा बनाए जाते थे और धीरे धीरे इन्हीं से पिरामिड के रूप विकसित हुए। सक्कारा का स्टेप पिरामिड इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पपायरस एंड स्क्रिप्ट की। मिस्र के इतिहास को समझने में पपायरस बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पौधे की अंदरूनी परतों से तैयार करके कागज जैसी चादरें बनाई जाती थी। इस पर लिखे गए रिकॉर्ड हमें मिस्र वासियों की कहानियों, चिकित्सा, धार्मिक विश्वासों और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। मिस्र की लिपि को समझने में रोसेटा स्टोन ने भी बहुत मदद की। इस पत्थर पर अलग अलग लिपियों में लेख लिखा गया और इसमें यूनानी भाषा भी थी। बाद में शॉन फ्रांसिस्को शैम्पोलियन ने 1822 में मिस्र लिपि को समझने में सफलता प्राप्त की। मिस्र का सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ की बात करेंगे। मिस्र का समाज अलग अलग वर्गों में बटा था। सबसे ऊपर फेराउन्स या फेराओ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नोबल्स और क्लर्जी, उसके बाद किसान, आर्टिशंस और ट्रेडर्स तथा सबसे नीचे दास या सर्वेंट जैसे वर्ग थे। लोग केवल काम ही नहीं करते थे, वे संगीत, नृत्य, तैराकी, नाव चलाने और बोर्ड गेम जैसी गतिविधियों का भी आनंद लेते थे। धार्मिक त्योहार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अब आखिर में बात करते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिस्र की महिलाओं को कई अन्य प्राचीन समाजों की महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। वे संपत्ति रख सकती थीं और व्यवसाय चला सकती थीं। उदाहरण के लिए क्लियोपेट्रा छोटी उम्र में शासन की शिक्षा प्राप्त कर रही थी।
अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, चीनी सभ्यता या चाइनीज सिविलाइजेशन। जैसे मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी के किनारे विकसित हुई और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, वैसे ही चीनी सभ्यता मुख्य रूप से हुआंग हे या येलो रिवर और यांगसे नदी की घाटियों में विकसित हुई। इन नदी घाटियों में लगभग 7000 ईसा पूर्व से न्यूलिथिक संस्कृतियां विकसित हो रही थी। लगभग 2000 ईसा पूर्व तांबे और कांसे के प्रयोग ने यहाँ के समाज को कांस्य युग की ओर बढ़ाया। लगभग 1600 ईसा पूर्व कृषि, धातु और शिल्प के विकास के साथ बड़े नगर और पहला चीनी कांस्य युग साम्राज्य उभरा। चीनी इतिहास को अलग अलग राजवंशों या डायनेस्टी में समझा जा सकता है। पहला था शांग डायनेस्टी, दूसरा जाओ डायनेस्टी, तीसरी चिंग डायनेस्टी और आखिरी हान डायनेस्टी। लगभग 600 ईसा पूर्व से चीन में लोहे का उपयोग अधिक व्यापक हुआ और चाइनीज आयरन एज का विकास शुरू हो गया। चाइना में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल आइडिया सामने आया जाओ डायनेस्टी के समय, जिसे मैंडेट ऑफ हेवन कहा जाता है। जाओ शासक स्वयं को स्वर्ग द्वारा नियुक्त शासक मानते थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विचार ये था कि यदि शासक जनता का भला ना करे और उसके राज्य में समृद्धि ना हो तो उसका शासन समाप्त हो सकता है। यानी शासक की जिम्मेदारी जनता के प्रति भी मानी जाती थी। अब पता करते हैं हमें चीन के इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। चीन के शुरुआती इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोतों में ओरेकल बोन्स शामिल हैं। ये पशुओं की हड्डियों और कछुए के खोल पर बनाए गए चिन्ह थे। इन पर प्रश्नों या भविष्य से जुड़े संकेतों को दर्ज किया जाता था। आज ये हमें उस समय के लोगों के विश्वास, डर और इच्छाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं चीनी स्क्रिप्ट की। चीनी लेखन में ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है जो पूरे शब्द या अर्थ की छोटी इकाई को दर्शा सकते हैं। कई पुराने चिन्ह अपने अर्थ से जुड़े वस्तुओं या विचारों के आकार की याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं चाइनीज क्राफ्ट एंड मेटल आर्ट। चीनी कारीगर जेड पत्थर पर सुंदर वस्तुएं बनाते थे। जेड से बनी वस्तुएं केवल सजावट की चीजें नहीं थी, उनका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी था। उन्होंने कांसे से हथियार, औजार और सुंदर धार्मिक पात्र भी बनाए। इससे उनके उच्च स्तर के शिल्प कौशल का पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन की महान दीवार की, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक ही समय में नहीं बनी थी। अलग अलग शासकों ने लंबे समय तक सुरक्षा के लिए कई दीवारें बनाई, जिन्हें बाद में जोड़ा और मजबूत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना ही था कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा। चीन में रेशम या सिल्क का उपयोग बहुत पुराने समय से होता था। बाद में विशेष रूप से हान डायनेस्टी के समय रेशम एक महत्वपूर्ण विदेशी व्यापारिक वस्तु बन गया। जिस मार्ग से रेशम सहित अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था वो आगे चलकर सिल्क रूट कहलाया। अब बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन में सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक चीनी समाज में स्पष्ट सामाजिक वर्ग दिखाई देने लगे। सबसे ऊपर शासक या किंग्स, फिर नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स और उनके नीचे किसान तथा मजदूर थे। बाद के समय में चीन ने सार्वजनिक परीक्षाओं के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था विकसित की। चीन ने आगे चलकर कागजी मुद्रा का भी प्रयोग किया। और इसी के साथ अब हम अपने इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।